जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। राहुल जी, वास्तविकता में मैं अपने बचपन में, अपनी जवानी में हमेशा कांग्रेस विरोधी रहा हूं, लोहियावादी रहा हूं और आपकी दादी इंदिरा जी का मैंने इमरजेंसी में विरोध भी किया है, आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया है। लेकिन जब से मैंने आपकी कार्यप्रणाली को देखा है, जब से मैंने आपको दबे कुचले लोगों के साथ खड़े हुए देखा है और जब से मैंने देखा है कि जब भी कोई पीड़ित होता है वहां पहुंच जाते हैं, उससे मैंने अपनी विचारधारा को पूरी तरह से बदल लिया है। और आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है, जो आप शांति दूत बनकर निकले हैं देश में और जिस प्रकार से आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली और बिहार के अंदर यात्रा, वोटर बचाओ यात्रा निकाली, उससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि कम से कम देश को जैसे नेतृत्व की आवश्यकता है, वो राहुल जी आप में है। तो मैंने आपकी दादी का विरोध किया है, लेकिन आज के तारीख में आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। यह भी मैं जानता हूं कि आज के तारीख में सत्ता पक्ष से जनता का बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है। उन्हें पता है कि सरकार क्या करेगी और उनको यह भी पता है कि जो मध्यम वर्ग है और गरीब वर्ग है, उसके प्रति ये सरकार संवेदनशील नहीं है। ये केवल पूंजीपतियों के लिए संवेदनशील है, बहुत ज्यादा पैसे वालों के लिए संवेदनशील है और गरीब लोगों को केवल 5 किलो अनाज या जुमलों से ये बहलाती है और उन्हें धार्मिक मुद्दों में उलझाकर और विपक्षी दलों को, नेताओं को ईडी सीबीआई से फंसाकर या उनको खरीद कर एक ऐसा माहौल बना देती है। और फिर चुनाव आयोग तो उनके साथ है ही। चुनाव आयोग भी जो करता है वो तो सबके सामने है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से जब वो पटना की मीटिंग में गए और वहां जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने तो सोचा था कि ये इनकन्वीनियंट क्वेश्चन उनसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दो पत्रकारों ने लगातार उनसे ये प्रश्न पूछा कि जहां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जहां भी मीटिंग में जाते हैं, वो घुसपैठिए की बात करते हैं। आप ये बताएं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपने एसआईआर करा ली, कई फेजेज में करा ली, आपके बीएलओज घर घर में गए, वहां जाके आपने, और आपका मकसद जो बताया गया था अमित शाह जी द्वारा और मोदी जी द्वारा और भक्तों द्वारा, कि इसका मकसद है घुसपैठियों को बाहर निकालना और बिहार को, बंगाल को, यहां तक कि दिल्ली को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान और झारखंड सबको बदनाम किया गया। और बिहार क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, नेपाल से उसकी सीमाएं लगती हैं, इसलिए माना गया था कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसका मकसद घुसपैठियों को निकालना है, तो शायद वो सीरियस होंगे। लेकिन जब दोनों पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आप ये बताइए, जब ये लोग घर घर गए और उन्होंने सारी प्रक्रिया का वो किया, पहले ड्राफ्ट लिस्ट बनाई, उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट के बाद उन्होंने फाइनल लिस्ट बनाई, ऑब्जेक्शन लिए, तो आपने कितने घुसपैठिए ढूंढे? ये भी विवाद का प्रश्न आया कि जो देश के नागरिक नहीं है उनको पहचान कराना गृह मंत्रालय का काम है या चुनाव आयोग का काम है। कानूनविदों ने बताया कि ये गृह मंत्रालय का काम है, लेकिन आपके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, ये चुनाव आयोग भी कर सकता है। तो जब ये दोनों लोगों ने, प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने वहां पे पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि बताइए कितने घुसपैठिए आपको मिले, तो आपने कोई उसका उत्तर नहीं दिया, स्पेसिफिक नहीं दिया। और आज तक देश की जनता को और विश्व की जनता को यह नहीं पता चला कि जिस मकसद से एसआईआर कराया गया था वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं। जैसे नोटबंदी का भी मकसद नहीं पता चला पूरा हुआ कि नहीं। जीएसटी पहले लगातार बढ़ाई गई, उसके बाद घटाया गया इलेक्शन के 2 महीने पहले, जबकि उसके बाद दाम जो है मार्केट के अंदर वो बढ़ गए, जो पहले थे जीएसटी घटने के बाद उससे ज्यादा बढ़ गए। इसका मैंने पूंजीपतियों को फायदा हो गया और जनता को नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जवाब नहीं दिया, इसका मैंने जवाब उनके पास था नहीं। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज के तारीख में आपसे अपेक्षाएं राहुल जी बहुत ज्यादा हैं। लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि जब कोई परेशानी हो, जब कोई कष्ट हो, जब कोई दुख हो, तो देश के प्रधानमंत्री या बाकी मंत्रिमंडल से तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते। राहुल जी, हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं, ये देश की जनता सोचती है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि आप विदेश दौरे पे गए, आप कोलंबिया गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने आपको इनवाइट किया, ये भी बात बिल्कुल सच है। अगर उन्होंने आपको वहां इनवाइट किया, इसका मतलब वो आपको इतना योग्य समझते थे कि वहां जाके आप
कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि परस्पर संवाद होगा और हर पक्ष को सीखने का मौका मिलेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है कि आपने वहां जाके मोनोलॉग नहीं किया, मन की बात नहीं की, आपने टेलीप्रॉम्प्टर का यूज नहीं किया, लोगों ने आपसे प्रश्न पूछे, बिना हिचकते हुए आपने उनके प्रश्नों का जवाब दिया। ये भी मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि विदेश यात्रा कोई पाप नहीं है। अगर विदेश यात्रा से अपने देश के नेता की छवि सुधरती है और देश की छवि सुधरती है और लोगों को लगता है, विदेशियों को ये लगता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का खानदान का व्यक्ति है और इंदिरा जी के खानदान और राजीव गांधी के खानदान का व्यक्ति है, तो जब तक आपसे इंटरैक्ट नहीं करेंगे तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर विद्वान लोगों की कमी नहीं और एक से एक बुद्धिमान जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं उनसे संवाद करने का उनको मौका मिलेगा। वहां मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है कि आप विदेश यात्रा में गए। मुझे आपसे दो शिकायतें हैं। पहली शिकायत थोड़ी हल्की है, इससे पहले मैं बता देता हूं। दूसरी शिकायत मुझे बहुत ज्यादा गंभीर लगती है और मुझे लगता है कि जो मैं आपसे अपेक्षा करता था एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह, और जब मैं आपको मानता हूं कि जैसे महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि सन 52 में मेरा जन्म हुआ, मुझे कभी कभी लगता था कि मैंने गांधी को क्यों नहीं देखा। तो आपको देख के मुझे कभी कभी महात्मा गांधी की याद आती है। आपके भी सिद्धांत उसी प्रकार के हैं, अहिंसा का, सत्य का और संघर्ष का और प्यार मोहब्बत का, जो महात्मा गांधी ने जिसकी अलग जगाई थी। पहली आपत्ति तो मेरी छोटी है, वो छोटी यह है कि ठीक है, बिहार का इलेक्शन आप जानते हैं, देश पूरा विदेश सब जानता है कि ये चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं है, इसकी दिशा पूरी देश की, विश्व की राजनीति को बदल देगी। और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि बिहार के अंदर जहां आपने यात्रा की तेजस्वी यादव के साथ, दीपांकर भट्टाचार्य के साथ, मुकेश सहनी के साथ आपने यात्रा की, तो माहौल तो आपने बना दिया, जनता ने आपका साथ दिया, युवाओं ने आपका साथ दिया, महिलाओं ने आपका साथ दिया, हर आयु वर्ग के, हर तरह के लोगों ने आपके साथ, और पूरा ऐसा आपको वहां पे मौका मिला कि लोगों ने आपको सुना, तालियां बजाई, नारे लगाए और आपने वहां कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरा माहौल आपने बना दिया। ये भी बात बिल्कुल सही है कि आपकी यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने एक यात्रा की, बरौनी जो बचे हुए जनपद थे पूरे बिहार के, जहां आप यात्रा में नहीं जा पाए थे, वो यात्रा में गए। माहौल तो आज की तारीख में उन्होंने पूरा बना दिया। तो मेरा आपसे निवेदन ये था, पहला जो छोटा है, जो हल्का है, वो ये है कि भाई देखिए, विदेश यात्रा, मानी बात है कि उन्होंने आपको इन्वाइट इसलिए किया, वो समझते हैं कि आप एक अच्छे तथ्य उनके साथ प्रस्तुत करेंगे, अच्छी चीजें बताएंगे, उनको सीखने का मौका मिलेगा, आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा। वहां तक तो बात सही है, लेकिन ये जो आपने टाइमिंग नोट की है, जो आप गए हैं ये विदेश यात्रा में, ये तो 2 महीने के बाद भी हो सकता था, 3 महीने के बाद भी हो सकता था। ये बिहार इलेक्शन को छोड़ के आप गए, तो ये तो एक छोटी आपत्ति है, जिससे मुझे लगता है कि आपको ये जो समय आपने चूज किया, ये दूसरी बात है कि विश्व के अंदर आपकी छवि बहुत इंप्रूव हो गई है। विदेश के बड़े बड़े मंत्री और विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपको रिसीव करने लगे हैं और आपसे बात करने लगे हैं और आपको कॉल ऑन करने लगे हैं। इसका मतलब लोग तो समझ गए हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है जो भारत जैसे विशाल और समृद्ध और बड़ी ताकतवर देश के प्रधानमंत्री पद होने योग्य है। तो चलिए, लेकिन टाइमिंग पे मुझे समस्या, दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या मुझे है, जिससे मुझे लगता था, क्योंकि अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा हो गई हैं, आशाएं आपसे बहुत ज्यादा हो गई हैं, जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया, और शायद अगर आप यथाशीघ्र करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, आपको पता है कि आपके जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, उसके अंदर दबंग लोगों ने वहां के एक दलित युवक को, हरिओम नाम के दलित युवक को पकड़ा, पीटा, उसे नंगा किया और उसकी जंघाओं पे ऐसे लठ मारे और इतना ज्यादा मारा कि वो आदमी बेचारे ने दम तोड़ दिया, हरिओम नाम के दलित व्यक्ति ने। लेकिन जो आप ध्यान दीजिएगा राहुल जी, और कांग्रेस के समर्थक और बाकी जो लोग समझते हैं और इससे जरा इसका विवेचना करेंगे, क्या मरते मरते वो आदमी राहुल जी आपको पुकारता रहा। इसका मतलब यह है कि आज जो देश का गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, जो आज के तारीख में दबंगों के आतंक से परेशान है, वो राहुल गांधी आप में आशा की एक किरण देख रहा है। और जब वो ये पुकार रहा था राहुल राहुल राहुल, तो वो लोग पीटने वाले थे, वहां से उन्होंने कहा कि हम
बाबा के आदमी हैं और राहुल को पुकारने से यहां कुछ नहीं होगा। इसका माने ये बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, उनका आतंक इतना ज्यादा हो गया, उनके दबंगों का आतंक इतना ज्यादा हो गया है कि वो रायबरेली क्षेत्र में राहुल के कार्यकर्ताओं को खुलेआम नंगा करके पीट सकते हैं, मार सकते हैं, और ये कह भी सकते हैं हम बाबा के आदमी, हमें चिंता नहीं पड़ता। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आगरा के अंदर रामजी लाल सुमन, जो एक बहुत बड़े दलित समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, पहले लोकसभा के भी सांसद रह चुके हैं, उनके घर के ऊपर जैसा आक्रमण किया था और पूरा एक प्रकार का आतंकवादी आक्रमण किया था, और उनपे जिन लोग उनके घर पे चढ़े थे और दुर्व्यवहार किया था, आज तक उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर अपनी दादी से सीखते, इंदिरा जी से सीखते, जैसे वो बेलछी चली गई थी जब दलितों पे अत्याचार हुआ था, अगर आपकी क्या मजबूरी है, क्यों आप वहां से नहीं आ पाए, आई डोंट नो। ये भी मुझे पता है कि आपने फोन पे उस परिवार के लोगों से बात की है, आपने परिवार के लोगों को आश्वासन भी दिया है, क्योंकि जो हरिओम नामक दलित व्यक्ति है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कि हम सामाजिक न्याय में लड़ाई लड़ेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैं ये भी जानता हूं, जब आप लौट के आएंगे उस परिवार के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उसके बाद उसकी मदद भी करेंगे और उन्हें एस्टेब्लिश करने और खड़ा करने में भी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप अपने विदेश यात्रा को छोड़ आते और सीधे रायबरेली चले जाते, उस परिवार के साथ खड़े हो जाते, जैसे आपकी दादी बेलछी गई थी हाथी के ऊपर चढ़ के, क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा थी और वहां गाड़ी नहीं जा पा रही थी, तो आज के तारीख में जो लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, जो आशा की निगाह से राहुल जी आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको एक संतोष मिलता। आप जाएंगे 4-5, जब आप विदेश यात्रा से लौट आएंगे तब आप जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उस परिवार को हाथ भी पकड़ेंगे, उसका साथ भी देंगे। लेकिन अगर आप तुरंत यात्रा को छोड़ के आ जाते, जैसे मोदी जी ने कहा था कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है खाने पे, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे बिहार जाना है, वो इमोशनल कार्ड प्ले करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है, वो अमेरिका इसलिए नहीं गए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाने, क्योंकि वहां पे जनरल मुनीर, जो पाकिस्तान का जनरल है, वो वहां ऑलरेडी बैठा था, और ट्रंप की ये चाल थी कि जब मुनीर वहां बैठा हो तो आपको बुलाए और दोनों के साथ फोटो शूट करके आपको बदनाम कर दे। वो तो मोदी जी ने बुद्धिमानी का काम किया था, लेकिन कारण कुछ और था और उसका जस्टिफिकेशन कुछ और बता दिया था। लेकिन राहुल जी, आपसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। आप एक जीव हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं। बाकी कांग्रेसी शायद उतना संघर्ष नहीं कर रहे जितना ज्यादा उनको करना चाहिए। तेजस्वी भी संघर्ष कर रहे हैं, अखिलेश भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये थोड़ा सा भी यात्रा को रोक कर अगर आप उस हरिजन दलित युवक के परिवार से जाके मिल लेते, तो इससे देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जो आपकी तरफ आशा की निगाह से देख रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा ताकत मिलती, संबल मिलता। तो मेरा निवेदन है, थोड़े से पॉलिटिशियन बनिए। आप एक बुद्धिमान आदमी हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको ज्ञान है, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में आपको ज्ञान है, गरीबों की समस्याओं के बारे में आप ज्ञान है। लेकिन जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग आप बीजेपी से अगर न भी सीखें, कम से कम आज के तारीख में जब बिहार का इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण हो गया है, अगर उस पर यह अब आप कर लें, कृपा करके जब वापस आए तो रायबरेली के उस परिवार के पास जाएं, उसका हाथ पकड़ें, उसका साथ दें। और इस प्रकार से गरीब और कुचले लोगों पे जब भी कोई अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, तो आप कृपा करके, और इसमें देश के लोग आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए मातृभूमि भारत माता से बड़ी कोई चीज नहीं है। और हमारे देश के 142 करोड़ लोग हम एक परिवार हैं, और दबे कुचले गरीब लोगों पर इस प्रकार से गुंडई दबंग लोगों की सहन योग्य नहीं है। वरना इससे ऐसा ही तो अंग्रेजों के जमाने में होता था, जो आज के तारीख में हम देख रहे हैं। ऐसा न हो, इसके लिए कृपा करके थोड़ा सा एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, एक बहुत अच्छे व्यक्ति, प्यार करने वाले व्यक्ति, मोहब्बत करने वाले व्यक्ति के साथ साथ थोड़ी सी जो मैनवरिंग है उसको भी सीख जाएं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।